दोस्तों, बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं भाई साहब जिनको आपने कभी नहीं सुना होगा। इनको सुनकर मजा आ जाएगा। कसम रावण की आज की पहली खबर रावण जैसे दिखने वाले हीरो के ही बारे में है। प्रभास की फिल्म काल की जल्दी ही रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर को देखकर मैं इस फिल्म के बारे में क्या समझ पाया हूँ वही आपको बताने की कोशिश करूंगा। ट्रेलर को देखने के बाद जो सबसे पहला अल्फाज मेरी जुबान पर आया वो ये था, यार ये क्या बना दिया। एक्चुअली इस फिल्म की कहानी भी कुछ वैसी ही काल्पनिक है जैसी कि टाइगर की फिल्म गणपत की थी। बताया गया है कि दुनिया का सबसे पहला शहर काशी है और दुनिया का आखिरी शहर भी काशी ही है। और ये भी बताया गया है कि जो कहानी बताई जा रही है वो अब से 6000 साल पहले की कहानी है। और इसके बाद ट्रेलर में एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि सुप्रीम पावर एक ही है। उसको आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं, भगवान बुला सकते हैं, गॉड बुला सकते हैं, अल्लाह बुला सकते हैं, कुछ भी किसी भी नाम से बुला सकते हैं। हालांकि सभी पढ़े लिखे लोग इस बात को जानते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन शायद आज के वक्त में ये बहुत नई बात है क्योंकि बहुत सारे अनपढ़ ऐसे हैं जिनको इस बात का भी पता नहीं है। तो अगर इस फिल्म की कहानी 6000 साल पहले की है तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी उस वक्त की है जब सत्य युग था। ये कहानी देवी देवताओं के वक्त की है तो जाहिर सी बात है इस फिल्म को बहुत ही सीरियस होना चाहिए। लेकिन इसके फौरन बाद प्रभास की एंट्री होती है और दिखाया गया है कि वो छिछोरापन कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि वरुण धवन किया करता है। अब ये देखकर मेरी समझ में ये नहीं आया कि जो डायरेक्टर है इसके साथ प्रभास ने फिल्म करने के लिए हामी कैसे भरी। ये डायरेक्टर इतना बड़ा नल्ला है कि इसको ये भी नहीं पता है कि वरुण धवन क्या कर सकता है और प्रभास क्या कर सकता है। वरुण धवन क्या करते हुए अच्छा लगेगा और प्रभास क्या करते हुए अच्छा लगेगा। तो प्रभास जैसे ही छिछोरापन शुरू करता है वैसे ही पता चल जाता है कि ये फिल्म किस तरह की फिल्म है। इसके बाद दिशा पता नहीं की एंट्री होती है और एक किक मारती है। इसका मतलब ये है कि इसको फाइटर दिखाया गया है। उसके फौरन ही बाद दीपिका की भी एंट्री होती है एक एक्शन सीन में। इसका मतलब ये है कि वो भी इस फिल्म में वॉरियर है। लेकिन इन दोनों लड़कियों की एक्टिंग देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप अपने आप से ये पूछेंगे कि ये दोनों लड़कियां फिल्म में क्यों हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक विलन का दिल आ गया है एक लड़की पर और उस लड़की को सिर्फ प्रभास ही उसको लाकर दे सकता है। आप अंदाजा लगाइए इस फिल्म में ये कहानी है। खैर प्रभास की फिल्म है तो एक्शन तो होना ही है, तो एक्शन शुरू होता है। और भाई साहब प्रभास वैसे ही हवा में उड़ता है जैसे वो कई एक फिल्मों में उड़ चुका है। प्रभास ही नहीं, सल्लू भी उसी तरह उड़ चुका है, SRK भी उसी तरह उड़ चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी डायरेक्टर उस सीन को रिपीट करना नहीं भूला। और ये ट्रेलर देखने के बाद मेरी समझ में ये भी नहीं आया कि अमित जी ने इस फिल्म को क्यों किया होगा। मेरे ख्याल में अमित जी ने इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया होगा, क्योंकि अमित जी के लिए इस फिल्म में कुछ है नहीं। और जितने भी डायरेक्टर बड़ी फिल्में बनाते हैं उनके दिमाग में ये कहां से आता है कि अमित जी को लेना है और उनको इतना गंदा दिखाना है, इतना गंदा दिखाना है कि वो पिछले 15-20 साल से नहाए नहीं हैं। अमित जी का यही लुक फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में था, अमित जी का यही लुक गणपत में था। और मेरी समझ में ये भी नहीं आया कि अमित जी इतने गंदे लुक के लिए तैयार कैसे हो जाते हैं। अच्छा, कमाल ये है कि कमल हासन जैसा बढ़िया एक्टर भी इस फिल्म में है। मेरे ख्याल में कमल हासन ने भी इस फिल्म को सिर्फ पैसों के लिए ही किया होगा। कमल हासन एकदम उबला हुआ अंडा दिख रहा है इस फिल्म में। कहने का मतलब यह है कि इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था और मेरे आंखों से खून टपकने लगा था। भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है। यह एक ऐसी फिल्म है जो इसको देखने जाएगा वो बावला होकर ही थिएटर से बाहर निकलेगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस फिल्म को 600 CR रुपीस में बनाया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पैसे बर्बाद किए गए हैं। जो भी इस फिल्म के निर्माता हैं उन्होंने अपना पैसा भी बर्बाद किया है, टाइम भी बर्बाद किया है और एनर्जी भी बर्बाद की है। फिल्म पर इतने पैसे लगाने के बावजूद भी जो VFX है वो एकदम घटिया किस्म के VFX है। फिल्म एकदम भोजपुरी लग रही है। तो मैं सिर्फ ट्रेलर देखने के बाद ही और इस फिल्म को बिना देखे ही ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। अगर भगवान कल की खुद भी जमीन पर आ जाए और इस फिल्म को बचाने की कोशिश करे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। दोस्तों आज की सेकंड खबर यह है कि सल्लू बुढ़ो की फिल्म सिकंदर की शूटिंग चालू होने वाली है 18 जून से मुंबई में। और बताया जा रहा है कि फिल्म सिकंदर का भी वैसा ही बड़ा एक्शन होगा जैसे कि वॉर में ऋतिक रोशन का था।
लेकिन मेरी समझ में यही नहीं आता कि ये एक्शन करेगा कौन। बुढ़ऊ करेगा? बुढ़ऊ से तो बेचारे से हिला भी नहीं जाता, तो वो कैसे करेगा? अरे भाई, वॉर में ऋतिक था जो एक्शन करता है, यहां कौन है एक्शन करने वाला? मतलब अगर डुप्लीकेट के साथ आप एक्शन करोगे तो पब्लिक को पता चल जाएगा। खैर, कहने का मतलब यह है कि साजिद नडियाडवाला इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी मजबूरी है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि उस बेचारे के 20-25 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं सल्लू के नीचे। तो अगर वो फिल्म नहीं बनाएगा तो पैसे नहीं निकलेंगे। तो साजिद भाई उन पैसों को निकालने के लिए ही इस फिल्म को बना रहे हैं। लेकिन ये साजिद भाई को मैं गारंटी देता हूं कि भाईजान, इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। मैं इस फिल्म को डिसास्टर करने की पर्सनल गारंटी लेता हूं और मेरी गारंटी उतनी ही पक्की है जितनी कि मोदी जी की है। और मैं बुढ़ऊ को भी ये चैलेंज देता हूं कि भाई साहब, अगर आपकी ये फिल्म हिट हो गई तो मैं रिव्यू करना छोड़ दूंगा, और अगर आपकी ये फिल्म डिसास्टर हुई तो फिर आप फिल्में करना बंद कर देना, बात खत्म। दोस्तों, आज की थर्ड खबर है कार्तिक के आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन के बारे में, जिसकी एडवांस बुकिंग चालू हो गई है और अच्छी एडवांस बुकिंग हो रही है। इस एडवांस बुकिंग से लग रहा है कि फिल्म अच्छी ओपनिंग लेगी। दोस्तों, आज की फिफ्थ खबर है पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस के बारे में जिसका नाम है सोनिया हुसैन। ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान के ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो न्यूज में रहने के लिए ऐसी खबर देते ही रहते हैं कि हमें इंडिया की वो फिल्म ऑफर हुई थी, वो फिल्म ऑफर हुई थी, हमने नहीं की थी। अब इस लड़की ने भी कुछ ऐसा ही ड्रामा किया है। इसने कहा है कि इसको एक फिल्म ऑफर हुई थी इमरान हाशमी के अपोजिट, लेकिन इसने नहीं की थी। अरे मैडम जी, शुक्र मनाओ आपने नहीं की थी, बहुत अच्छा हुआ नहीं की थी। पहले तो फिल्म में इमरान हाशमी कम से कम आपको 50 बार किस करता, और दूसरी बात शायद आपको समझ में ही नहीं आई कि उन्होंने आपको फिल्म ऑफर क्यों की थी। एक्चुअली जो बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक हैं वो पाकिस्तानी लड़कियों को फिल्म ऑफर क्यों करते हैं आपको शायद पता नहीं है। मुझे पता है ना, मैं बॉलीवुड से हूं, मुझसे आप पूछो। देखो, पाकिस्तान की लड़की को मुंबई लाया जाता है, उसको होटल में ठहराया जाता है और फिर जो है खूब मजे होते हैं। तो बस इतनी सी ही वजह है कि बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक पाकिस्तानी लड़कियों को फिल्में ऑफर करते हैं। नहीं तो क्या इंडिया में लड़कियों की कमी पड़ी है? नहीं ना। तो एक तरह से शुक्र मनाइए कि आपने उस फिल्म को करने से मना कर दिया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अगली खबर तभी बताऊंगा। दोस्तों, आज की सिक्स्थ खबर है चंकी पांडे के बारे में। चंकी पांडे ने अपने होने वाले दामाद आदित्य रॉय कपूर के साथ एक फोटो पोस्ट की है और देखो इस फोटो में कितना खुश लग रहा है। शायद चंकी इस फोटो में इतना ज्यादा खुश इसलिए है कि चंकी ये सोच रहा होगा कि यही वो लड़का है जो मेरी बेटी अनन्या को घुमा रहा है पिछले 2-3 साल से। और भाई साहब, जहां तक आदित्य रॉय कपूर को मैं पर्सनली जानता हूं, इससे बड़ा सन की आदमी बॉलीवुड में कोई दूसरा नहीं है। तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अनन्या के साथ इसकी शादी हो ही नहीं सकती। ब्रेकअप होगा, 6 महीने के बाद होगा, 1 साल के बाद होगा, 2 साल के बाद होगा, ब्रेकअप तो होना पक्का है। दोस्तों, आज की 7th खबर है हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ के बारे में। जब से हार्दिक और इस लड़की का डिवोर्स हुआ है तब से ये लड़की बहुत ज्यादा नजर आने लगी है। आप देखिए, इस लड़के को घुमा रही है आजकल ये। कहने का मतलब यह है कि इस लड़की को आजकल हर जगह देखा जा सकता है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि हार्दिक से डिवोर्स के बाद ये बहुत ज्यादा खुश है। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है प्रियंका चोपड़ा के बारे में। प्रियंका चोपड़ा भी बहुत बड़ी ड्रामा है, कुछ ना कुछ ड्रामा करती ही रहती है। और प्रियंका चोपड़ा की माँ भी कुछ कम नहीं है भाई साहब। अब प्रियंका की माँ ने एक शगुफा छोड़ा है और प्रियंका की माँ ने कहा है कि प्रियंका को कभी भी हीरोइन नहीं बनना था, वो तो बेचारी हीरोइन जबरदस्ती बनी है। हम मुंबई घूमने आए थे और हमें एक फिल्म ऑफर कर दी गई, तो जब वो फिल्म ऑफर हुई प्रियंका रोने लगी। प्रियंका ने कहा कि मुझे हीरोइन नहीं बनना, मुझे ये फिल्म नहीं करनी। लेकिन फिर हमसे वो जबरदस्ती फिल्म कराई गई, तब जाकर प्रियंका हीरोइन बनी है। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। इतना बड़ा झूठ, मतलब झूठ की भी एक सीमा होती है यार। मैं आपको ये बता दूं कि प्रियंका चोपड़ा अपने एक इंटरव्यू में खुद ही कह चुकी है कि जब वो बरेली में थी तभी बचपन में उसको हीरोइन बनने का शौक था और यही वजह है कि उसने मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया। और मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका का एक ही टारगेट था, वो था बॉलीवुड में हीरोइन बनना। तो प्रियंका अपनी माँ के साथ मुंबई आ गई और बॉलीवुड में स्ट्रगल करने लगी। उस वक्त निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था द हीरो और हीरो था सन्नी देओल।
और उस वक्त प्रियंका चोपड़ा को मुंबई में स्ट्रगल करते हो गए थे 6-8 महीने। और उस वक्त अनिल शर्मा की कुछ ऐसी पोजीशन थी कि वो हर अपनी नई फिल्म में नई लड़की को ही लॉन्च किया करते थे। तो अनिल शर्मा प्रियंका चोपड़ा से मिला और प्रियंका को साइन कर लिया फिल्म के लिए। 15 दिन के बाद फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली थी और प्रियंका चोपड़ा का एक्सीडेंट हो गया और यहाँ मुंह पर बहुत ज्यादा चोट लग गई। अब प्रियंका को लगा कि भाई मेरे हाथ से ये फिल्म चली जाएगी, अब मैं इस फिल्म को नहीं कर पाऊंगी। तो वो रोते रोते अनिल शर्मा के ऑफिस में गई और प्रियंका चोपड़ा ने अनिल शर्मा से रोते रोते कहा कि देखिए मुझे चोट लग गई है, अब मैं आपकी ये फिल्म शायद नहीं कर पाऊंगी, अब शायद आप मुझे इस फिल्म से निकाल दोगे, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है हीरोइन बनना, तो मैं वापसी जा रही हूं बरेली। अनिल शर्मा ने प्रियंका से कहा कि चुप हो जाइए, रोने की जरूरत नहीं है, आप इतनी जल्दी में डिसाइड मत कीजिए कि आपको वापसी जाना है, मैं सोचता हूं, देख लेने दीजिए मुझे कि मैं क्या कर सकता हूं, कल हम आपका शूट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि भाई आप इस फिल्म में हो या नहीं हो। अच्छा, उसी दौरान ये बात निर्माता तक भी पहुंच गई और निर्माता ने अनिल शर्मा से कहा कि भाई उस लड़की को बहुत ज्यादा चोट लग गई है, उसको फिल्म से निकाल दो, उसको फिल्म में नहीं लेंगे। अनिल शर्मा ने कहा कि सर जल्दी मत कीजिए, कल डिसाइड करेंगे, थोड़ा सब्र कीजिए। दूसरे दिन अनिल जी ने प्रियंका चोपड़ा को अपने ऑफिस पे बुलाया, मेकअप मैन को बुलाया, मेकअप मैन से कहा कि भाई साहब मेकअप ऐसा कर दे कि जो चोट लगी है ये बिल्कुल ढक जाए, ये दिखे नहीं। मेकअप कराने के बाद अनिल शर्मा ने फोटो शूट किया और फोटोज बहुत बढ़िया आए, कुछ भी दिख नहीं रहा था। अनिल जी ने वो फोटोज निर्माता को भेजे और उनसे कहा कि भाई देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, लड़की बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, मैं इसी लड़की के साथ फिल्म बनाऊंगा। और अनिल शर्मा जी ने प्रियंका चोपड़ा और उसकी मां से भी कहा कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, जब मैंने आपको साइन कर लिया है, जब मैंने आपको कह दिया है कि मैं लॉन्च करूंगा तो आपको लॉन्च करूंगा, दुनिया इधर की इधर हो जाए मैं आपको फिल्म से नहीं निकालूंगा, जबान दे दी ना, बात खत्म। और मैं बहुत ही आशिक मिजाज आदमी हूं, तो मैं जब किसी लड़की को जुबान दे देता हूं तो उस जुबान से कभी पलटता नहीं हूं। और फिर आप तो इतनी सुंदर हो, भला आपको फिल्म से कैसे निकाल सकता हूं। तब अनिल शर्मा ने उस फिल्म में प्रियंका को लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि अनिल जी को प्रियंका से प्यार हो गया था और यही वजह है कि अनिल जी ने प्रियंका को हीरोइन बनाया था। और उसके बाद तो और बहुत सारी फिल्में मिल गई क्योंकि वो फिल्म बहुत बड़ी फिल्म थी। तो अगर आज प्रियंका की मां ये ड्रामा कर रही है कि प्रियंका को तो हीरोइन बनना ही नहीं था, तो ये महा झूठ है। हाँ, ये सच है कि आज प्रियंका और उसकी मां अनिल शर्मा को भूल गए और अनिल शर्मा को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। अनिल शर्मा ने इतनी लड़कियों को लॉन्च किया है और उसका कहना यह है कि भाई साहब आप किसी भी हीरोइन से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कभी नहीं करें, क्योंकि जो भी लड़की बॉलीवुड में आती है वो ऊपर चढ़ने के लिए आती है। भाई साहब ये बॉलीवुड हर लड़की के लिए सीढ़ी की तरह है। तो लड़की सीढ़ी के पहले डंडे पर जाती है, जब उसके अगले डंडे पर वो पहुंच पाती है तो फिर नीचे वाले डंडे को पैर मारकर तोड़ देती है, फिर उसके अगले वाले डंडे पर चली जाती है तो फिर उस डंडे पर जिस पे खड़ी है उसको पैर मारकर तोड़ देती है। तो उसका काम ही यही है कि जो लोग उसको मिल रहे हैं उनको भूलते जाना और जो आगे मिल रहे हैं उनको याद रखना, यानी कि सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हुए जाना। और मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं कि भूषण कुमार की वाइफ दिव्या खोसला को भी अनिल शर्मा ने ही लॉन्च किया था, उर्वशी रौतेला को भी अनिल जी ने लॉन्च किया था, अमीषा पटेल को भी अनिल जी ने ही लॉन्च किया था। कहने का मतलब यह है कि अनिल शर्मा जी बहुत ही रोमांटिक इंसान हैं और वो बहुत लड़कियों को लॉन्च कर चुके हैं लॉन्च कर चुके हैं भाई साहब। दोस्तों, आज की 9th खबर यह है कि बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस अपने घर में मरी हुई पाई गई है। मरी हुई नहीं बल्कि पंखे से लटकी हुई पाई गई है। इस लड़की का नाम था नूर मलाबिका दास और अब मुंबई पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि भाई हुआ क्या है, उसने खुदकुशी की है या किसी ने उसको मारा है। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पुलिस ने इन द एंड यही कहना है कि उसने खुदकुशी की है। एक्चुअली ये लड़की बेचारी स्ट्रगल कर रही थी, तो हुआ क्या होगा, इसका बॉयफ्रेंड कोई बड़ा पॉलिटिशियन होगा या इसका बॉयफ्रेंड कोई पुलिस वाला होगा या इसका बॉयफ्रेंड कोई बड़ा एक्टर होगा। फिर एक दिन कुछ झगड़ा बगड़ा हुआ होगा, उसने इसको उठा के टांग दिया होगा, बात खत्म हो गई। जो पुलिस तहकीकात कर रही है उसमें क्या निकलना है, कुछ नहीं निकलना है। इन द एंड पुलिस ने यही कहना है कि भाई इस लड़की ने खुद को खत्म कर लिया है, बात खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अगली खबर तभी बताऊंगा। दोस्तों, माहौल बहुत सीरियस हो गया है तो आपको थोड़ा हंसा देता हूं, एक बहुत ही कमाल की खबर आपको देता हूं। हालांकि ये बॉलीवुड से नहीं है लेकिन जबरदस्त खबर है। मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, उसमें आप देखेंगे कि एक अनपढ़ गुरुजी है, वो दरबार लगाया करता है और दरबार में ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि अगर आप सुनेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। आप ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अनपढ़ बाबा क्या कहना चाहते हैं।
हम दोनों मियाँ बीवी उसको बहुत समझाते हैं गुरुजी। मियाँ कब से हो गए आप? हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड क्यों हो गए, पति क्यों नहीं हुए? पति पत्नी। देखो जरा, जरा तो अरबिक वर्ड है गुरुजी, हिंदी वर्ड नहीं है। हिंदी बोलनी है गुरुजी, हिंदी। देखो थोड़ा, क्या कर रहे हो गुरुजी? मियाँ को पहले नंबर पर रखा आपने। नंबर शब्द तो इंग्लैंड से आया है, ये हिंदी अल्फाज नहीं है, हिंदी शब्द नहीं है। हिंदी बोलनी है गुरुजी, अरबिक या इंग्लिश नहीं। पहले स्थान पर रखा, पहले स्थान पर। क्या कर रहे हो गुरुजी? मियाँ क्यों हो गए? मतलब भाषा नहीं नहीं नहीं, सही भाषा। सही भाषा? अरे गुरुजी सही अरबिक वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं है गुरुजी, हिंदी बोलनी है। उचित भाषा, उचित भाषा हिंदी होता है गुरुजी। अरे गुरुजी कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो रहम करो गुरुजी। दोस्तों आज की 11वीं खबर है एक फ्लॉप एक्ट्रेस दिगांगना सूर्यवंशी के बारे में। ये तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में नए नए प्रोड्यूसर्स आते रहते हैं, फंसते रहते हैं और अपने पैसे उड़ाते रहते हैं। तो ऐसा ही एक निर्माता है मनीष हरिशंकर। ये कहीं दिगांगना को मिला होगा और दिगांगना ने पहचान लिया होगा कि भाई ये नया आदमी है तो इसको मामा बनाया जा सकता है। तो दिगांगना ने इसको राजी कर लिया एक वेब सीरीज बनाने के लिए। इस वेब सीरीज में दिगांगना भी थी और जीनत अमान जी को भी लिया गया। दिगांगना ने मनीष को कहा कि देखो मैं सब बड़े बड़े स्टार्स को जानती हूं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, मैं किसी से भी इसको प्रेजेंट करा सकती हूं तो ये आपकी वेब सीरीज बहुत बड़ी हो जाएगी। और जब आपकी वेब सीरीज को कोई इतना बड़ा स्टार प्रेजेंट कर देगा तो फिर अगर आप इस पर 20 करोड़ रुपए लगाएंगे तो 50 करोड़ रुपए में बिकेगी, आपको 30 करोड़ रुपए का बैठे बिठाए प्रॉफिट। मनीष भाई तो उछलने लगे। मनीष भाई को तो लगा भाई वो तो बॉलीवुड के बहुत बड़े निर्माता बनने वाले हैं। तो मनीष ने कहा कि बिल्कुल दिगांगना चालू करते हैं। और दिगांगना ने कहा कि मैं अक्षय कुमार को लाऊंगी आपकी इस वेब सीरीज को प्रेजेंट करने के लिए और उसके लिए चार्ज करूंगी 6 CR। मनीष भाई ने कहा कि यार दिगांगना हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, अरे जो पैसे आपको लेने हैं ले लो, बस आप अक्षय से इसको प्रेजेंट करा दो। मनीष भाई ने दिगांगना को 6 करोड़ रुपए दे दिए। अब जब करोड़ों में लेन देन हो रहा था, हीरोइन और निर्माता की इतनी बढ़िया दोस्ती थी तो जाहिर सी बात है कुछ और भी हुआ होगा, बिना कुछ हुए तो इतना कुछ होता नहीं है। तो अब मनीष दिगांगना से पूछे कि अक्षय से मीटिंग कब होगी, अक्षय कब हमारी वेब सीरीज को प्रेजेंट करेगा। यही सिलसिला तकरीबन 1 साल तक चलता रहा। 1 साल के बाद मनीष को पता चला कि भाई दिगांगना जो भी कह रही है वो सब झूठ है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक्चुअली मनीष को ये बात तो पहले ही दिन पता होनी चाहिए थी कि भाई दिगांगना अक्षय को कैसे जान सकती है, और अगर जानती भी है तो अक्षय उसकी वेब सीरीज को प्रेजेंट क्यों करेगा, अक्षय उसके साथ पार्टनरशिप क्यों करेगा। तो जब मनीष को ये यकीन हो गया कि भाई दिगांगना जो भी कह रही है वो झूठ कह रही है और उसको हड़ लिया है, उसके 6 CR ले लिए हैं और 10 CR वेब सीरीज पर लगवा दिए हैं, यानी कि 16 CR जा चुके हैं। तो अब मनीष ने सोचा कि मुझे अपने पैसे वापसी मांगने चाहिए, लेकिन वापसी कैसे मांगे, बहुत कुछ कर चुका है, ये भी डर होगा कि कहीं लड़की मीडिया के सामने आके कुछ और ना कह दे। फाइनली मनीष के वकीलों ने उससे कहा कि भाई आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम इस लड़की से ये पैसे वापसी लेंगे। तब अब जाकर ये केस खुला है, तब अब जाकर पुलिस कंप्लेन हुई है, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि निर्माता को 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में ये बता चुका हूं उन सभी लोगों के लिए जो बाहर से आकर बॉलीवुड में निर्माता बनना चाहते हैं कि भाई साहब आपका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप बॉलीवुड में आओगे तो आपका लुटना पक्का है, क्योंकि आपको बॉलीवुड का ना एक्सपीरियंस है और ना ही बॉलीवुड में आपकी कोई वैल्यू है। अगर आप बॉलीवुड में आते हो सिर्फ लड़कियां घुमाने के लिए तो भाई साहब जो पैसे आप बॉलीवुड में बर्बाद करते हो वही पैसे थाईलैंड में जाके खर्च कर लो, ऐश करोगे भाई साहब। अरे दुनिया की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है भाई जहां 20-25 लाख में ही मौज मस्ती हो सकती है। इंडोनेशिया है, फिलीपीन है, थाईलैंड है और न जाने कितनी कंट्रीज है यार। तो मैं एक बार फिर बाहर से आने वाले सभी निर्माताओं को कहता हूं कि भाई साहब आप बॉलीवुड में मत आइए, अपने पैसे बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों आज की 12th खबर है सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि सोनाक्षी और जहीर का काफी दिनों से अफेयर चल रहा था और अब इसी महीने के एंड में ये दोनों शादी करने वाले हैं। इन दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। ऊपर वाला करे कि शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। दोस्तों आज की 13th खबर यह है कि तानिया श्रॉफ ने एक पार्टी दी थी। उस पार्टी में बॉलीवुड के बहुत सारे बच्चे आए थे, जैसे कि शाहरुख खान का बेटा, जानवी कपूर वगैरह वगैरह। और उसी पार्टी में गे ओरी भी आया था। और ये मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहा हूं, हकीकत यह है
पूरा बॉलीवुड जानता है कि ओरी एक गे है, इसी वजह से लड़कियां उसके साथ रहती हैं। तो ओरी ने इस पार्टी के कुछ फोटो रिलीज किए और आप जरा ये फोटोज देख लीजिए और देखिए कि ओरी ने, फकीर ने क्या पहना हुआ है। जो बेचारे गरीब लोग सड़क पर भीख मांगते हैं वो भी ऐसी फटी पुरानी टी शर्ट कभी नहीं पहनेंगे, लेकिन ये ओरी लुक्खा पहन रहा है जो ये कहता है कि मैं तो फोटो देने के भी 25 लाख रुपए लेता हूं। अब मैं थोड़ी शर्म कर ले गे, थोड़ी तो शर्म कर ले, ये क्या पहन के घूम रहा है तू। दोस्तों आज की 14th खबर है अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म में अक्षय कुमार साहब है और अदरक वारसी है, लेकिन अब इस फिल्म में अमृता राव को भी ले लिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि जॉली LLB 3 वाकई ही 3 है, क्योंकि डायरेक्टर भी वही है, एक्टर्स भी वही हैं। दोस्तों आज की 15th खबर है बहुत बड़ी ड्रामा सानिया मिर्जा के बारे में, जिसका शोएब मलिक से ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। 2-3 दिन पहले ही इसने एक पोस्ट किया था और कह रही थी कि मैं हज करने जा रही हूं, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन अब इसने कहा है कि मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मेरी कहानी पर फिल्म बनाई जाए और उस फिल्म में काम करे शाहरुख खान, और अगर उस फिल्म में शाहरुख खान होगा तो मैं अपना रोल खुद ही प्ले करूंगी। मैडम जी मुझे ये बताइए, जब आप ये कह रही थी तो आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही थी? मतलब थोड़ी भी मर्यादा नहीं है आप में? आप अपने आप को क्या सोचती हो, कौन हो आप? मतलब आप ऐसा सोचती हो कि आप इतनी बड़ी स्टार हो कि शाहरुख खान आपके साथ काम करेगा? थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी सी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी सी तो शर्म कीजिए। मतलब शाहरुख खान आपके साथ काम करेगा? ऐसे ऐसे सपने कैसे देख लेते हो यार आप लोग? पहली बात तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आपकी कहानी पर फिल्म कोई क्यों बनाएगा, और अगर कोई फिल्म बनाएगा तो उसमें शाहरुख खान काम क्यों करेगा? अरे मैडम जी आप यकीन कीजिए, अगर आपके साथ अर्जुन कपूर भी काम कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर आपके साथ विवेक ओबेरॉय भी काम कर ले तो आपको शुक्रिया कहना चाहिए। और आप कह रही हो कि शाहरुख खान को आपकी फिल्म में हीरो होना चाहिए, तब आप हीरोइन बनेगी। अरे मैडम जी कम से कम एक बार अपने आप से ये पूछ लेती कि भाई आप शाहरुख खान के साथ काम करना चाहती हो, लेकिन क्या शाहरुख खान आपके साथ काम करना चाहता है? मतलब कुछ भी फेंकते हो यार, कुछ भी सपने देखते हो, थोड़ी तो मर्यादा रखा करो यार। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अगली खबर तभी बताऊंगा। दोस्तों आज की 16th खबर है पुराने जमाने की एक्ट्रेस समीरा रेड्डी के बारे में। आप सभी को पता है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है। जिसको देखो वो इंटरव्यू दे रहा है, जिसको देखो वो न्यूज़ में रहना चाहता है। समीरा बेचारी बॉलीवुड से कब की जा चुकी है, लेकिन अब समीरा ने देखा कि यार जिसे देखो वही इंटरव्यू दे रहा है, वही न्यूज़ में आ रहा है, तो मैं भी इंटरव्यू देती हूँ, मैं भी न्यूज़ में आऊँगी, मैं भी कुछ कंट्रोवर्शियल करती हूँ। तो समीरा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जब भी किसी निर्माता निर्देशक से मिलती थी तो वो ये कहते थे कि यार बूब जॉब करा लो, लेकिन मैंने कभी भी अपने बूब्स में सिलिकॉन वगैरह नहीं डलवाया क्योंकि मैं इस सब में यकीन नहीं रखती। अरे मैडम जी आपकी शादी हो चुकी, बच्चों वाली हो, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म करो। ऐसी बातें करने से और 2 दिन न्यूज में आने से क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा? दोस्तों आज की 17th खबर है अमीषा पटेल के भाई अश्मित पटेल के बारे में। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आज की तारीख में सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो हर फ्लॉप हीरो भी इंटरव्यू दे रहा है, न्यूज में आ रहा है। तो अब अश्मित ने भी एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बताया है कि एक बार एक क्लब में अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर और सुहेल खान में लड़ाई हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे को बहुत लात घूंसों से मार रहे थे। मैं बीच में गया इन दोनों को छुड़ाने के लिए, तो इन दोनों ने मुझे भी खूब मारा। भाई इन्होंने बहुत सही किया, बिल्कुल सही किया। भाई तू कौन सा प्राइम मिनिस्टर था, तू इनके बीच में क्यों गया था? अरे भाई वो दोनों लड़ रहे थे, वो अपने आप अपना झगड़ा निपटाएंगे, तू कौन होता है बीच में जाने वाला? भाई साहब तुझे इन दोनों ने जबरदस्त पीटा, बिल्कुल सही किया। और अश्मित ने यह कहा कि तब से आज तक इन दोनों से मेरी बोलचाल नहीं है। बताओ, मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ने के बाहर आने। अश्मित पटेल ने यह भी कहा कि मर्डर फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बड़ा स्टार नहीं बन सका। उसकी वजह यह है कि मल्लिका शेरावत ने मेरा कैरियर खत्म कर दिया। मल्लिका शेरावत ने मुझे पब्लिसिटी लेने ही नहीं दी। अश्मित भाई आप बहुत बड़े झूठे हो, आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हो। एक्चुअली आप अपना कैरियर खत्म करने वाले खुद हो, आपका कैरियर किसी ने खत्म नहीं किया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब फिल्म मर्डर रिलीज हुई, हिट हो गई, तो उसके बाद मैं अश्मित को लोखंडवाला में एक जिम में मिला था। उस वक्त मैं अपनी पहली फिल्म बनाना चाहता था जिसका नाम था सितम। उस फिल्म के डायरेक्टर थे पार्थो घोष, और पार्थो घोष उस वक्त ठीक ठाक डायरेक्टर थे। तो मैंने अश्मित से कहा कि भाई साहब आप मेरी ये फिल्म कर लीजिए, जो पैसे आप मांगोगे मैं दे दूंगा। अश्मित ने मुझसे कहा कि नहीं भाई मैं आपकी फिल्म नहीं करूंगा, आप तो नए निर्माता हो, मैं तो बड़ी फिल्म का इंतजार कर रहा हूं,
RF वाले मुझे लेना चाहते हैं, करण जौहर मुझे लेना चाहता है, संजय लीला भंसाली भी मुझे अपनी अगली फिल्म में लेने वाला है। मैंने अश्मित से कहा कि देखो भाई, ये बड़े बड़े सपने मत देखो, जो फिल्में आपको ऑफर हो रही हैं वो कर लो, भले ही मेरी फिल्म ना करो, लेकिन जो बाकी निर्माता निर्देशक आपको फिल्में ऑफर कर रहे हैं उन फिल्मों को आपको कर लेना चाहिए। मेरा मानना ऐसा था कि भाई अश्मित पटेल की एक फिल्म चल गई है, तो अब अगर वो 10 फिल्में करेगा, 10 फिल्मों में से कम एक फिल्म तो चल ही जाएगी, और अगर एक फिल्म भी चल गई तो वो स्टार बन जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि अश्मित पटेल उस वक्त अपने आप को शाहरुख खान समझ रहा था। भाई साहब, वो ये मान रहा था कि उससे बड़ा स्टार बॉलीवुड में रहा ही नहीं, और यही वजह है कि अश्मित को जितनी भी फिल्में ऑफर हुई थी उसने सब की सब रिजेक्ट कर दी थी, और जो फिल्में की थी वो ऐसी की थी कि एक शो भी नहीं चली, सब की सब डिसास्टर हुई। यही वजह है कि अश्मित का कैरियर खत्म हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि मल्लिका शेरावत ने अश्मित पटेल का कैरियर खत्म नहीं किया, अपना कैरियर उसने खुद ही खत्म किया है। दोस्तों, आज की 18th खबर है सना खान के बारे में, जो कभी बिग बॉस में आई थी, आपको याद ही होगा। इस लड़की ने यह कहते हुए बॉलीवुड छोड़ दिया था कि मैं बहुत ही पक्की सच्ची मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को फॉलो करती हूं, और जो बॉलीवुड में होता है वो इस्लाम में करना जायज नहीं है। मतलब सना खान को बॉलीवुड में जो करना पड़ता है इस्लाम उसकी परमिशन नहीं देता। यही वजह है कि वो बॉलीवुड को छोड़ रही है, वो न्यूज में नहीं रहना चाहती, वो मीडिया में नहीं आना चाहती, और इस बेचारी ने एक लुखे गरीब मौलाना से शादी कर ली। लेकिन कमाल यह है कि बॉलीवुड छोड़ने के 4-5 महीने तक तो ये गायब रही, उसके बाद ये फॉरेन न्यूज में आना शुरू हो गई। उसके बाद से अब तक कोई ना कोई ड्रामा करती ही रहती है, न्यूज में आती ही रहती है। अब जरा इसका ये फोटो देख लो, कहीं ये छुट्टियां मना रही है लेकिन फोटोज पोस्ट कर रही है। अरे भाई, ये भी तो इस्लाम में हराम है, तो ये क्यों कर रही हो? जब आपने बॉलीवुड ये कहते हुए छोड़ा है कि मैं इस्लाम को फॉलो करती हूं, मैं वो काम नहीं करूंगी जो इस्लाम में हराम है, तो फिर ये सब मत करो, न्यूज से दूर रहो, फोटोज मत पोस्ट करो। अरे मैडम जी, ड्रामा बंद कर दो। देखो मैडम जी, हकीकत यह है कि आपको वापसी तो बॉलीवुड में आना ही आना है, आज आओ या कल आओ, क्योंकि आप एक बार हीरोइन बन चुकी हो, मरते दम तक आपने हीरोइन ही रहना है। ये बात मान लो आप। दोस्तों, अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।